हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी ऑन एमटीपी एक्ट। सो इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द अबॉर्शन। एट दैट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। सो ये जो एमटीपी एक्ट है ये आता है अंडर इंड्यूस्ड टाइप ऑफ अबॉर्शन। सो व्हाट इज द एमटीपी एक्ट देख लेंगे हम। This is the medical termination of the pregnancy. Means this is nothing but this is the legalized type of abortion. Okay, so let us start with today's topic. The MTP Act 1971 मतलब 1971 पे ये preamble जो है ये state हुआ था act to provide for the termination of certain pregnancies by registered medical practitioners, okay, and for matters connected therewith or incidental thereto. मतलब यहाँ पे इन ब्रीफ ये क्या कहते हैं कि ये जो MTP एक्ट है ये लागू इस हिसाब से होता है कि लीगलाइजेशन फॉर द लीगलाइजेशन ऑफ द अबॉर्शन। अब कौन से अबॉर्शन अगर हम माने तो लीगल किस चीज़ को हम मानेंगे, ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और कोई भी मैटर्स है जो उनसे रिलेटेड है, कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। अगर कुछ भी लीगलाइजेशन की बात है उस टाइम पे ओनली वी आर गोइंग टू टेल दैट यस देयर इज एमटीपी एक्ट और ये होगा अंडर प्रॉपर कंसेंट और करेंगे कौन इसे, प्रॉपर लीगलाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ओके, then a pregnancy may be terminated by a registered medical practitioner as I have already told. Then A, that is where the length of the pregnancy does not exceed 12 weeks. मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस टाइम पे हम जो मेडिकल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी की हम किस टाइम पे करें। ये टाइम होगा कि when the length of the pregnancy does not exceed 12 weeks, मतलब ये 12 weeks से ज़्यादा ना हो, राइट मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही टाइम है आपके पास, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें जो फीटस है उसकी ग्रोथ या फिर प्रेगनेंसी का जो वाइबल पीरियड है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आगे ज़्यादा ना बढ़े। उस टाइम पे दैट इज डन लाइक एमटीपी एक्ट हम कर सकते हैं, राइट। देन the B, that is where the length of the pregnancy exceeds 12 weeks but does not exceed 20 weeks. अब सेकेंड चांस क्या है कि हम अगर 12 वीक से ज़्यादा एक्सीड हो मतलब ज़्यादा बढ़ जाए उस टाइम पर भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं, बट वो कहाँ तक नहीं जाना चाहिए, 20 वीक से ज़्यादा ना बढ़े, राइट। और कब हम ये करें इसके लिए भी एक ऑप्शन है विद द ओपिनियन ऑफ सेकेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब हम जैसे मान के चलिए कोई डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि हाँ आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है मतलब 12 वीक्स का जो टाइम है वो बीत चुका है, अब नाउ द टाइम इज इन बिटवीन 12 to 20 वीक्स। इस टाइम पर भी हाँ ठीक है हम टर्मिनेट करने के लिए राजी हैं, अबॉर्ट करने के लिए राजी हैं बेबी को, बट ये कोई एक डॉक्टर के कहने से हम सहमत नहीं हो सकते। इसके लिए हमें प्रॉपर एक और मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की आवश्यकता है इस टाइम पे जब भी 12 वीक से ज़्यादा या फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज़्यादा टाइम बीत जाए। ओके, देन इन कंटिन्यूएशन विल सी द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब अब यहाँ पे ये जो स्लाइड है यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बताया गया कि कौन कौन से कारण पे लाइक व्हाट आर द इंडिकेशंस, मतलब कौन कौन से हालात ऐसे बन रहे हैं जिस कारणवश हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना पड़ रहा है। सो पहला कारण क्या है, द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब अगर कोई रिस्क है या कोई पोटेंशियल रिस्क है, कोई भी आने वाला प्रॉब्लम हो सकता है जो हम देख सकते हैं आगे कि हाँ कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम कर रहे हैं या फिर किसी भी टेस्ट के थ्रू हम जान रहे हैं या फिर उसका जो प्रॉपर क्राइटेरिया से हम गुजर रहे हैं, उसके बाद अगर हम देखें कि प्रेग्नेंट विमेन जो है मतलब जो मदर है उसको आगे जाके ये अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे वहाँ पे उसको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, तो एट दैट टाइम वी consider the MTP, right? Then the second one is a risk of grave injury to the physical or mental health, right? So grave injury मतलब क्या, grave injury मतलब होता है कोई भी serious kind of traumatic event या कोई भी serious kind of traumatic अगर injury है किसे,
ऑब्वियसली द मदर, राइट। अगर मदर को किसी भी तरह की ये प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे, जैसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज है, तो हम उस टाइम पे कह सकते हैं कि हाँ कि ये लायबल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके मदर जब प्रॉपर जेस्टेशन का टाइम हो, वो मदर की जान को खतरा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि फीटस को ही प्रॉब्लम आगे जाके हो, मतलब डिलीवरी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर कोई कंजेनाइटल एनोमैली हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो एट दैट टाइम वी प्रेफर द MTP, राइट। Then if the pregnancy is caused by rape, yes, this is also a main important reason. अगर कोई भी intended pregnancy ना हो, कोई भी intended conception ना हो, अगर related to rape cases है, so at that time we prefer the MTP. Okay, then the next one is there exists a substantial risk that if the child were born with some physical or mental abnormalities और बी सीरियस हैंडीकैप। सो अगर यहाँ पे ये कहते हैं इन ब्रीफ व्हाट दे सेड दैट अगर कोई सब्सटैंशियल रिस्क हमें नजर आता है किस चीज़ का, कि कोई भी फिजिकल या मेंटल अबनॉर्मलिटी हो सकती है, या फिर कोई सीरियसली हैंडीकैप, कंजेनाइटल एनोमली हो, या प्रॉपर मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट ना हो बेबी का, जो फीटस है अंदर, तो उस टाइम पे हम MTP करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, विद द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एडवाइस। ओके, सो देन द नेक्स्ट वन इज फेलियर ऑफ एनी डिवाइस और मेथड यूज्ड बाय द मैरिड कपल फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि अगर हम कोई मेथड या अगर हम कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं फॉर द कंसेप्शन, राइट, ताकि कंसेप्शन वहाँ पे ना हो, उस चीज़ को बैरियर करने के लिए, एट दैट टाइम अगर हम कोई लिमिटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, अगर उसका फेलियर होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्डम्स है, डायफ्राम्स है, देन IUCDs है, ये सारी चीज़ें अगर हम यूज़ करें, उसके बावजूद अगर वो सारे जो लिमिटिंग एजेंट्स हैं वो फेलियर हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम हम कह सकते हैं कि हाँ हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। सो एट दैट टाइम वी कैन प्रोसीड टू द MTP, लीगलाइज्ड MTP। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज रिस्क टू द हेल्थ ऑफ द risk to the health of the pregnant women by the reason of her actual or reasonably foreseeable इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि आगे जाके कोई भी इन्वायरमेंटल का खतरा है, जैसे इन्वायरमेंट क्या कह सकते हैं उस चीज़ को, सिगरेट स्मोकिंग है या फिर अल्कोहल कंजम्पशन है या कोई ड्रग रिलेटेड चीज़ है, वो भी अगर वो उस चीज़ से गुजर रही है, जो मैटरनल हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं है, सो एट दैट टाइम वी कैन एडवाइज फॉर द MTP, right? So this is all about the factors. Now we'll move to the qualifications of the doctors. Yes, this is the important thing कि कौन से डॉक्टर क्वालिफाइड है ये MTP को करने के लिए। Okay, so according to the act, a medical practitioner who possess any recognized medical qualification as defined in the Indian Medical Council Act, मतलब यहाँ पे ये बताते हैं कि ऐसा डॉक्टर हमें चाहिए जिसका नाम क्वालिफाइड हो और जिसका नाम रजिस्टर्ड हो इंडियन मेडिकल काउंसिल में। कौन से एक्ट के तहत? 1956, whose name has been entered in a state medical register and who has such experience or training in gynecology or obstetrics। मतलब ये बताते हैं कि पहला तो इंडियन मेडिकल काउंसिल में या स्टेट मेडिकल काउंसिल में आपका नाम दर्ज होना चाहिए उस डॉक्टर का, और साथ ही साथ he had the or he or she maybe had the training in the gynecology or obstetrics, जो फीमेल गायनेकोलॉजी है, जो ऑब्स्टेट्रिक्स है, वहाँ पे अगर प्रॉपर उन्होंने ट्रेनिंग ली है, एट दैट टाइम ओनली ही इज एलिजिबल फॉर डूइंग द MTP, राइट। Then by the rules made under this act is permitted to conduct the termination of the pregnancy। मतलब ये बताते हैं कि जो भी डॉक्टर है ये सारी अगर क्वालिफिकेशन वो क्राइटेरिया को फॉलो करे, एट दैट टाइम दे आर कंसिडर्ड टू डू द MTP, right? Then a doctor cannot refuse to do abortions on religious grounds. Yes, this is also important कि कोई भी डॉक्टर जो है
वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है आपको, राइट। रिफ्यूज ऑन द बैकग्राउंड ऑफ रिलीजियस, जैसे हमें पता है नॉर्मल रिलीजियस क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, देन क्रिश्चियंस है, सिख है और जैन्स है, बहुत सारे रिलीजन्स है, बिकॉज आवर इंडिया इज अ इंटीग्रेटेड कंट्री, राइट। बहुत सारे रिलीजियस, बहुत सारे कास्ट, क्रीड, रेसेस, एवरीथिंग इज फाउंड इन आवर इंडिया। बट यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड, ये नहीं कि आप हिंदू है तो हम आपका अबॉर्शन नहीं करेंगे, या फिर आप मुस्लिम हैं या कुछ और कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, एट दैट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डू द अबॉर्शन। अगर इस बेसिस पे किसी भी डॉक्टर ने आपको मना किया, इफ ही डज सो, his name is liable to be erased from the medical council। अगर उसने ऐसा कहा या डॉक्टर ने किसी भी रिलीजियस ग्राउंड के बेसिस पे अबॉर्शन से मना किया, एट दैट टाइम उसका नाम इरेज हो सकता है इंडियन मेडिकल काउंसिल से, राइट। एंड इफ ही इज अ गवर्नमेंट डॉक्टर, राइट, listen, if he is a government doctor, he is liable for the departmental action। so obviously private sectors में क्या होता है कि हाँ बहुत लेट काम होता है, बट गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या होता है, बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शंस होते हैं इन सारे केसेस को लेकर। अगर कोई भी लीगलाइज्ड काम है वो प्रॉपर तरीके से ना हो, सो फॉर दैट रीजन अगर वो डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर है, सो उसके रिलेटेड या उसके अगेंस्ट कोई भी जो स्टेप लेना है या लिया जा सकता है, सो डिपार्टमेंटल एक्शन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम हायर अथॉरिटी से बात कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर। नाउ विल मूव टू द कंसेंट फॉर द अबॉर्शन। अब कंसेंट क्या है? कंसेंट है जैसे आप पेपर में कोई चीज विल साइन करते हैं, सो कंसेंट इज लाइक दैट। कंसेंट क्या बताता है कि हाँ मैं राजी हूँ इस काम को करने के लिए। सो कंसेंट फॉर अबॉर्शन, अब अबॉर्शन कर रहे हैं बिकॉज अबॉर्शन इज अ रियली बिग स्टेप, राइट। सो अगर हम अबॉर्शन के लिए हाँ बोल रहे हैं, सो वेदर द मदर और द फैमिली मेम्बर और द सराउंडिंग्स, कोई भी है जो अबॉर्शन के लिए राजी है, वो प्रॉपर कंसेंट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसकी रजामंदी से वो काम हो या अबॉर्शन के लिए हम मान जाए, राइट। सो नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड except with the consent of the pregnant woman। yes, this is also important कि यहाँ पे बताते हैं कि कोई भी प्रेगनेंसी हम टर्मिनेट नहीं कर सकते तब तक जब तक प्रेग्नेंट वुमेन ना चाहे, मतलब the mother's consent is always important। okay, then it is important to note in this section that the consent of women is the essential factor फॉर टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी। मतलब यहाँ पे जो विमेन है जो प्रेग्नेंट है उसका कंसेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहें, राइट। देन द हस्बैंड कंसेंट इज इररिलेवेंट। हाँ, यहाँ पे ये चीज क्यों है कि कोई जैसे कह सकते हैं कि हस्बैंड है, वाइफ है, लाइक कपल्स है, अगर माँ नहीं चाहती है बच्चा अबॉर्ट करना बट हस्बैंड वांट्स टू अबॉर्ट दैट चाइल्ड, एट दैट टाइम हस्बैंड का जो कंसेंट है वो इररिलेवेंट है, हम उसको मान्यता नहीं देंगे। हम सिर्फ मान्यता देते हैं जो मदर है, जो मैटरनल है, हेल्थ है, उसको ध्यान में रखते हुए जो मदर है उसकी बातों पे हम ज़्यादा गौर फरमाएंगे और उसको कंसेंट जो है वो प्रॉपरली साइन करवाएंगे या उसे प्रॉपरली इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद जो वो बताएंगे जो मदर है उसके अकॉर्डिंग वो कंसेंट लिया जाएगा फॉर द अबॉर्शन, राइट। देयरफॉर if the woman wants an abortion but her husband objects it, the abortion can still be done। अब यहाँ पे on the contrary ये भी है कि अगर किसी कपल्स में कोई women चाहती है कि वो abortion करे बट उसका husband on the contrary नहीं चाहता कि नहीं मुझे बेबी चाहिए, मुझे abortion नहीं करना, so at that time the abortion can still be done because the woman wants the abortion, right। Then however the consent of the guardians is needed इन द केस ऑफ माइनर्स और ल्यूनेटिक्स। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो प्रेग्नेंट विमेन है या प्रेग्नेंट गर्ल है, कोई भी है, अगर वो माइनर है, माइनर मतलब क्या 18 से कम लड़कियों के लिए और 21 से कम लड़कों के लिए ऑब्वियसली, बट 21 अब लड़कों के कोई मतलब तो है नहीं, लड़कियों का ही होता है अबॉर्शन, सो दैट्स व्हाई हम लड़की की बात करेंगे यहाँ पे। सो ऑब्वियसली व्हेन दे आर टोल्ड एज माइनर, अब उसकी एज अगर 18 से कम है एट दैट टाइम। लुनाटिक्स, लुनाटिक्स वर्ड का क्या मतलब है? हम प्रीवियस टाइम पे अगर देखें तो लुनाटिक्स का मतलब है जो मेंटली इल होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकली जो प्रॉपर डेवलप ना हो, साइकिक प्रॉब्लम हो या साइकोलॉजिकली ससेप्टेबल हो, सो एट दैट टाइम दे आर नोन एज लाइक मेंटल पेशेंट्स इन जनरल वी कैन से, एंड दैट टाइम वी कैन
टेक द कंसेंट फ्रॉम द गार्जियंस। कौन कौन से टाइम पे? अगर आपका जो पर्सन है या फिर जो अटेंडी है वो अगर माइनर है या फिर ल्यूनाटिक है, जो पार्टिसिपेंट है, उस टाइम पे हम गार्जियंस का कंसेंट ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेंट, ओके। देन विल मूव टू द इंडिकेशंस। यस, अब अलग से इंडिकेशंस भी है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान से देखें कि कौन कौन से कारणवश हमें एमटीपी करना लीगलाइज है और बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस टाइम पे हमें एमटीपी का साथ देना ही पड़ता है और उसका सहारा लेना ही पड़ेगा, राइट। सो to save the life of the mother, yes, the main important factor is to save the life of the mother, okay. Then the cardiac diseases with history of the decompensation, या अगर मदर को जो प्रेग्नेंट है उसको कोई भी कार्डियक रिलेटेड डिजीज है, कार्डियक मायोपैथी है या फिर कार्डियोजेनिक शॉक है या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन की प्रॉब्लम है, कोई भी जिससे कार्डियक डिकम्पनसेशन है, अगर उसका प्रॉपर हार्ट उसका साथ नहीं दे रहा है, अगर वो मदर का साथ नहीं दे रहा है, तो एक और जो फीटस है उसके गर्भ पे, तो वो उसको कैसे फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। सो एट दैट टाइम वी कैन गो और वी कैन कंसिडर द एमटीपी, राइट। देन chronic glomerulonephritis। अब glomerulonephritis मतलब क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस, राइट। सो दिस अगर कोई भी एक्यूट या सब एक्यूट या फिर क्रॉनिक काइंड ऑफ रीनल डिजीज है, एट दैट टाइम वी कैन गो फॉर द एमटीपी, ओके। Then malignant hypertension, yes, this is also important. As we all know, the hypertension is of 3 types: mild, moderate and severe. So the most severe one is the malignant hypertension. At that time also we can go for the MTP, okay. Then cervical and breast malignancy, अगर cervical means cervix में या फिर breast में स्तन जो है वहाँ पे कोई malignancy मतलब कोई भी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स अगर पाए जाते हैं या फिर कोई कैंसर का हमें टिश्यू प्राप्त होता है उससे रिलेटेड या कोई भी मैलिग्नेंसी है, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू डू द एमटीपी, राइट। देन डायबिटीज मेलाइटस विद रेटिनोपैथी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि रेटिनोपैथी क्यों? डायबिटीज मेलाइटस जो है उसके मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं जो नर्सिंग रिलेटेड होता है, एंड नेचुरली भी जो जनरल कंडीशंस है वहाँ पे 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। सो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइंस एंड सिम्टम्स तो है ही, बट 3 मेन चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज द रेटिनोपैथी, सेकेंड वन इज द न्यूरोपैथी एंड द थर्ड वन इज द नेफ्रोपैथी। सो अगर डायबिटीज मेलाइटस है विद द केस ऑफ रेटिनोपैथी, एट दैट टाइम वी कैन कंसिडर द एमटीपी to be done, okay. Then the last one is epilepsy with psychiatric illness, मतलब epileptic अगर कोई episodes है, अभी epilepsy क्या है मीन्स फिट्स या convulsions। अब इसके बारे में भी मैं किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगी आपके साथ इन डिटेल में, ओके। सो अगर एपिलेप्सी है विद साइकेट्रिक इलनेसेस, अगर उसकी मानसिक हालत सही नहीं है, कोई भी काइंड ऑफ साइकेट्रिक इलनेस है, एट दैट टाइम वी कैन से दैट वी आर going to do the MTP in a legalized way. So this is all the indications, okay. Now we'll move to the management of first trimester abortion. So अब manage किस तरीके से हम करें अगर first trimester abortion की हम बात करें तो उसमें so first one will see the medical management, किस तरीके से drugs के use से या medicines के use से हम manage करें। So we'll use the mifepristone, that is RU486 एंड मीजोप्रोस्टोल। ये 2 जो ड्रग है वो हम यूज कर सकते हैं, मेफिप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल। क्यों? फॉर द मैनेजमेंट फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द अबॉर्शन, राइट। देन विल गो फॉर द सर्जरी इफ मेडिकेशंस फेल्ड। अब सर्जरी क्या क्या है वो देख लेते हैं। वैक्यूम एस्पिरेशन इज डन up to 12 weeks with the minimum cervical dilation। अब वैक्यूम इवैक्यूएशन एक प्रोसीजर है जो लाइक वैक्यूम क्लीनर हमें पता है उसको सक्शन कर लेता है, पूरा सक कर लेता है उस चीज को। सो एट दैट टाइम वैक्यूम एस्पिरेशन इज डन अप टू 12 वीक्स, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टाइम है 12 वीक्स तक ही अगर वायबल है उस टाइम पे हम वैक्यूम एस्पिरेशन का यूज करेंगे विद मिनिमम सर्वाइकल डायलेशन। सर्विक्स जो है उसको डायलेट करेंगे, उसके बाद हम वैक्यूम एस्पिरेशन यूज करेंगे। Then the second one is suction evacuation or curettage, okay. So as I've already discussed you about the curettage is the procedure क्यों यूज करते हैं, जो dilatation and curettage procedure है वो हम यूज करते हैं अगर कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है और फिर अगर हम अबॉर्शन के बाद कोई भी कंसेप्शन मटेरियल्स अंदर है उसको लाइनिंग को हम क्लियर करना चाहते हैं। सो एट दैट टाइम ओवम फॉरसेप्स एंड क्यूरेट्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन यूज, राइट।
So the suction evacuation and curettage also can be done as a surgical procedure. Then dilatation and evacuation, this can also be done as the surgical procedure. Okay, so this is the management for the first trimester abortions. Now we'll move to the मैनेजमेंट फॉर मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस. अब मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस का मैनेजमेंट क्या क्या है वो हम देख लेते हैं. ओके, तो द फर्स्ट वन इज द मेडिकल. मेडिकल में क्या क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ऑक्सीटोसिन्स. अब ये हमें पता है आपके नॉर्मल हार्मोन्स हैं, नॉर्मल एंजाइम्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन्स, और ये सिंथेटिक फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं. सो ये करते क्या है? दिस विल इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शंस इन द यूट्रस और द इन द मायोमेट्रियम. सो जो मस्कुलर जो लेयर्स हैं यूट्रस के या आसपास के एरिया के पेरिटोनियम के, तो वहाँ पे जो सिस्टम्स है वहाँ पे वो इम्पल्सिव जो प्रॉपर हार्ड कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ये माने जाते हैं. सो फॉर दैट टाइम इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इट कैन हेल्प टू एक्सपेल द fetus or expel the embryo, whatever the conception materials are. Okay, then we'll see the surgical, right? Surgical क्या क्या है हम देख लेते हैं मैनेजमेंट में. बिटवीन 13 to 15 वीक्स, अगर जो टाइम है 13 से लेके 15 वीक्स तक में है, देन वी विल प्रेफर द डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन. हम डायलेटेशन और इवैक्यूएशन को प्रेफर करेंगे. देन बिटवीन 16 to 20 वीक्स, अगर जो टाइम है वो 16 to 20 वीक्स का है, एट दैट टाइम इंट्रायूट्रिन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हम क्या करेंगे? इंस्टिल करेंगे, हम एडमिनिस्टर करेंगे. इंट्रायूट्रिन मीन्स यूट्रिस के अंदर ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन को हम इंस्टिल करेंगे. अब ये करेगा क्या? देयर इज लिबरेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉलोइंग नेक्रोसिस ऑफ द एमनियोटिक एपिथेलियम. अब यहाँ पे ये क्या करता है कि जब हम इंस्टिल करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन को, ये हेल्प करता है सिंथेसिस करने के लिए, लिबरेट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स. अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेगा आगे जाके? फॉलोइंग नेक्रोसिस ऑफ द एमनियोटिक एपिथेलियम. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एमनियोटिक फ्लूइड जो पाया जाता है, जो फीटस के बाहरी हिस्से में होता है, वो एक फ्लूइड होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये पाया जाता है. सो जो एमनियोटिक एपिथेलियम है एंड द डेसिडुआ, जो डेसिडुआ क्या है? जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू टेल द अम्बिलिकल कॉर्ड, बट बिफोर द डिलीवरी व्हेन देयर इज द फीटस, एट दैट टाइम द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोन एज द डेसिडुआ, राइट? सो ये जो डेसिडुआ है और जो एमनियोटिक फ्लूइड है या एमनियोटिक एपिथेलियम है, यहाँ पे नेक्रोसिस मीन्स द टिश्यू डेथ और द सेल डेथ, ये पाया जाएगा आफ्टर द लिबरेशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स. अब उसके बाद क्या होगा? दिस इन टर्न एक्साइट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस and results in the expulsion of the fetus, as I have already told. यहाँ पे ये क्या करेगा? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन है, देन नेक्रोसिस है, उसके बाद एक्सट्रीम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जिस वजह से क्या होगा? दिस रिजल्ट्स फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द एम्ब्रायो और द फीटस. ओके, सो दिस इज अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर द मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन. ओके, देन we'll move to the complications of MTP. Yes, there are complications. क्योंकि ये MTP है, so legalized भी है, but फिर भी बहुत सारे केसेस पे ये देख सकते हैं कि complications होने के chances भी उतने ही हैं जितने आप MTP के लिए sure हैं. So first we'll see the immediate complications, मतलब just MTP के बाद ही कौन कौन से complication हम देख सकते हैं. So we'll see. इंजरी टू द सर्विक्स. यस, आपकी सर्विक्स में कोई इंजरी हो सकता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द अबॉर्शन, राइट? Is it legal or is it illegal? We are going to do the abortion, so via cervix we are going to perform that. So for there हो सकता है कि कोई भी इंजरी हो जाए सर्विक्स में, और कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो, कोई भी स्कार फॉर्मेशन हो, ये सारी चीजें हो सकती है सर्विक्स से रिलेटेड. ओके, देन हैमरेज और शॉक ड्यू टू ट्रॉमा. अब अगर कोई भी इंजरी है, सो उससे रिलेटेड हैमरेज मीन्स एक्सट्रीम ब्लड लॉस हो सकता है, एंड शॉक मतलब क्या? आपको उसके सिम्टम्स पता ही है, जो बीपी है वो डाउन हो जाता है, सडनली सिंकोप हो सकता है. सो शॉक के मतलब दायरे पे आप आ जाते हैं अगर आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है. सो एट दैट टाइम दिस इज ऑल्सो वी कैन सी एज अ कॉम्प्लिकेशन. देन थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म. थ्रोम्बोसिस इज व्हाट? इज द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, मतलब ब्लड क्लॉटिंग और द एम्बोलाई फॉर्मेशन. सो ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं एज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द MTP. ओके, देन रिमोट मतलब अवे, फार अवे, और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस भी हम देख सकते हैं आफ्टर द इमीडिएट. क्या क्या है? मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस. हाँ,
विमेन की अगर MTP की बात करें सो उसके बाद ये हो सकता है कि उसके मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड्स है एक्चुअली, सो वहाँ पे भी डिस्टर्बेंसेस देख सकते हैं, तो इरेगुलरिटीज हो सकती है या हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। सो ये जो डिस्टर्बेंसेस है ये भी हम देख सकते हैं एज अ कॉम्प्लिकेशन। देन क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेशन, यस, अगर कोई भी काइंड ऑफ MTP के बाद आपको इन्फेक्शन या फिर सेप्टिसीमिया का सामना करना पड़े, एट दैट टाइम इट कैन हैपन, देयर इज chronic pelvic inflammation or they can also leads to the pelvic inflammatory diseases। so ये inflammation जो है, ये infection है, अगर वो पेरिटोनियम तक या आपके जो ट्यूब्स है या ओवेरीज है वहाँ तक अगर आप फैल जाए, सो उस टाइम पे हम देख सकते हैं देयर इज chronic pelvic inflammation, right? then infertility due to cornual block, as we all know there is a cornual block, अगर cornus जो है वो ब्लॉक हो जाए, सो at that time देख सकते हैं infertility, मतलब जो कंसेप्शन है मदर में होता है वो प्रॉपर नहीं हो सकता, वो आगे प्रेग्नेंट और नहीं हो पाएंगी। सो दिस इज रिलेटेड टू द इनफर्टिलिटी ड्यू टू द कॉर्नुअल ब्लॉक, ओके, एंड इट इज द कॉम्प्लिकेशन आफ्टर MTP, ओके। देन स्कार एंडोमेट्रियोसिस। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस है कि थिकनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द एंडोमेट्रियम, राइट? अब वो थिकनिंग होगी क्यों? वो होगी क्योंकि हम क्यूरेटेज यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी प्रोसीजर जिससे हम यूज कर रहे हैं मेडिकल टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी को या अबॉर्ट करने के लिए, फॉर उससे रिलेटेड अगर कोई स्कार फॉर्मेशन हो या फिर कोई इंजरी हो, सो वहाँ पे ऑब्वियसली हमें पता है कि न्यू टिश्यूज डेवलप होंगे। सो न्यू टिश्यूज जब डेवलप होंगे, सो अगर वो स्कार फॉर्मेशन के साथ हो, सो एट दैट टाइम वी कैन सी द स्कार एंडोमेट्रियोसिस, जो थिकनिंग हो जाती है लाइनिंग की और एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है जो कि इम्प्लांटेशन के लिए भी प्रॉपर नहीं है। सो दिस कैन बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द MTP। एंड द लास्ट वन दैट इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मीन्स प्रेगनेंसी जनरली कहाँ, यूट्रस में पाई जाती है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस से अलग कोई भी प्रेगनेंसी है। सो जैसे आपको जो ओवरीज है या फिर जो आपका क्या कहें उसको, इन्फेंटिबुलम है या इस्थमस है, उस रीजन में आपको अगर देखें हम वहाँ पे अगर प्रेगनेंसी या फिर इम्प्लांटेशन हो, तो वहाँ पे उस चीज़ को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे, ओके। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द MTP, राइट? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द टोटल MTP एक्ट। सो लेट अस समराइज द टॉपिक। हमने क्या क्या देखा वो हम एक बार देख लेते हैं। दैट इज okay, so today we have discussed about the MTP Act। MTP Act क्या है, प्रियम्बल क्या कहता है 1971 का, राइट? देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर्स, किस तरीके से जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड है, कौन कौन सी क्राइटेरिया से उनको गुजरना पड़ता है एक MTP के लिए क्वालिफाइड होने के लिए। देन वी हैव सीन द कंसेंट फॉर द अबॉर्शन, किस चीज़ का या कौन से इंसान का कंसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबॉर्शन के लिए। देन वी हैव सीन द इंडिकेशंस, कौन कौन से तरीके या कौन कौन से नज़रिए किस सिचुएशन पे हम MTP को करने के लिए राजी हो सकते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर, ओके। देन we have seen the management for the first trimester abortion, right? Then we have seen the management for the mid trimester abortion. Then at last we have seen the complications of the MTP. So complication हमने देखा immediate and remote complications, right? So yes, thank you for watching. Stay tuned with my channel and do like, share and subscribe. और मैं जो भी related इससे जानकारी है वो मैं आगे की अपनी वीडियो पे भी शेयर करूँगी। And yes, नमस्कार।